आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और खबरों की तफसीलात के साथ मैं फ़हीम अहमद। और आगाज़ से कबल सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म ने बेंगलुरु में 22,800 करोड़ रुपए के मेट्रो प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। 4 रियासतों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु की सरजमीन पर गरजे वज़ीर-ए-आज़म, कहा ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारत का देखा नया रुख। डिजिटल इंडिया के साथ विकसित भारत के सफर को आगे ले जाने पर दिया जोर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया भारत की देसी ताकत। कहा हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी के इल्जामात के जवाब में बीजेपी का जवाबी हमला। पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा तमाम आईनी इदारों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। झूठ की साजिश में नजर आ रही है मायूसी। भारत के रमेश बोधियाल ने रकम की तारीख एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में जीता कांसे का तमगा। इस मुकाबले में तमगा जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत RV रोड आगीगुड्डा से बोमन्ना संद्रा तक ब्लू लाइन का इफ्तिताह किया। इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसमें 16 स्टेशन हैं। इस पर तकरीबन 7,160 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस येलो लाइन के शुरू होने के साथ ही बेंगलुरु में मेट्रो कॉरपोरेशन नेटवर्क 96 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ जाएगा और इलाके की बड़ी आबादी की खिदमत करेगा। आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े सिटीज के साथ होती है। हमें ग्लोबली कॉम्पीट भी करना है, इतना ही नहीं लीड भी करना है। हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे। इसलिए आज मॉडर्न इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट पूरे कराने पर हमारा इतना जोर है। आज RV रोड से बोम्मा संद्रा तक येलो लाइन शुरू हुई है। ये बेंगलुरु के कई अहम एरियाज को आपस में कनेक्ट करेगी। बसवनगुड़ी से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये सफर में भी अब सब कम समय लगेगा। इससे लाखों लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, ईज ऑफ वर्किंग बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मेट्रो के जरिए RV रोड रागीगुड्डा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक सफर किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले लोगों से बातचीत की। हर स्टेशन पर शहरियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मैशियत करार दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मेट्रो सर्विस सिर्फ 5 शहरों तक महदूद थी, लेकिन अब ये 24 शहरों तक फैल गई है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है।
ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 15,610 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा। मंसूबे की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से ज्यादा होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। ये बुनियादी ढांचा मंसूबा शहर की बढ़ती हुई नकलो हमल के ज़रूरियात को पूरा करेगा और रिहायशी, सनती, तिजारती और तालीमी शोबों की ज़रूरियात को पूरा करेगा। वजीर आजम ने कहा कि आज मुल्क जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है उसकी बड़ी वजह मुआशी हालत है। देश आज जिस गति से विकास कर रहा है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए, 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट 468 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था। आज ये 824 बिलियन डॉलर हो गया है। पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, वहीं अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं। और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। 2014 से पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 6 बिलियन डॉलर था। अब ये भी लगभग 38 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 11 इयर्स पहले तक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट लगभग 16 बिलियन डॉलर था। आज ये 2 गुने से अधिक हो चुका है, डबल हो चुका है। और भारत ऑटोमोबाइल का 4था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। ये उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को मजबूती देती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए भारत के डिजिटल सफ़र पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया AI मिशन जैसी विजनरी स्कीमें तकनीकी इख्तरा को तेज़ कर रही हैं। इसके साथ ही भारत मुस्तकबिल के लामहदूद इम्कानात को हासिल करने के लिए एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। आज हम देख रहे हैं, इंडिया AI मिशन जैसी योजनाओं से भारत ग्लोबल AI लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन भी अब स्पीड पकड़ रहा है। भारत को जल्द ही मेड इन इंडिया चिप मिलने जा रही है। आज भारत लो कॉस्ट हाईटेक स्पेस मिशन का ग्लोबल उदाहरण बन गया है। यानी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी संभावनाएं हैं, भारत उन सब में आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे के दौरान बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर जन्नी से पुणे तक के ट्रेनें शामिल हैं। ये तेज़ रफ्तार ट्रेनें इलाकाई राब्ते बढ़ाने के अलावा सफ़र का दौरानिया कम करेंगी और मुसाफिरों को आलमी मयार का सफरी तजुर्बा फराहम करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के अंदर तलबा से बातचीत की। बेंगलुरु में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया। सड़क के दोनों तरफ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी।
इस दौरान मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साल 2014 से पहले कर्नाटक का रेलवे बजट 835 करोड़ था। अब यह बजट बढ़कर 7500 करोड़ हो गया है। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से भारतीय रेलवे में वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। Railway budget for Karnataka used to be a meager 835 crore before 2014. 835 crore. Such an important state, Karnataka. Today, our Prime Minister is giving 7,500 crore rupees. 54,000 crore rupees worth projects are going on in Karnataka. We are redeveloping 61 stations in Karnataka under the Amrit Bharat station. 124 flyovers and underpasses are being constructed. Friends, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has laid a very strong foundation for Viksit Bharat in 2047. The entire nation is participating in achieving this collective dream of our nation. इस दौरान मरकजी वजीर ने कहा कि भारत हर शोबे में तब्दीली ला रहा है। गुज़िश्ता 11 बरसों में हमारी इलेक्ट्रॉनिक पैदावार में 6 गुना इजाफा हुआ है। भारत दुनिया में मोबाइल फ़ोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। Our electronics production has grown 6 times in the last 11 years. Today, electronics manufacturing has touched 12 lakh crore rupees. Electronics exports has gone up 8 times. 11 years ago, nobody could think that we will be exporting electronics. Today, it has crossed 3 lakh crore rupees. India has become second largest manufacturer of mobile phones in the world. And now, in our Bengaluru, Namma Bengaluru, Devanalli is becoming a major iPhone manufacturing hub. कर्नाटक के बेंगलुरु में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए येलो लाइन मेट्रो के इफ्तिताह के मौके पर मरकजी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर ने मेट्रो के ऑपरेशन को वक्त की ज़रूरत करार दिया। मरकजी वज़ीर ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या को मेट्रो चलाने पर मुबारकबाद दी। बेंगलोर एक सिलिकॉन सिटी इस नाम से जाना जाता है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में विख्यात है। बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, इसमें जो येलो रेलवे लाइन आरवी रोड से और बम्मा सनांद्रा, ये रेलवे लाइन, ये मेट्रो लाइन अपने आप में समय की आवश्यकता है। इस कार्य को करने के लिए मैं मेट्रो के विभाग को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, विशेष तौर पर यहाँ के युवा सांसद तेजस्वी जी को बधाई देता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए 4 रियासतों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इसमें नागपुर और पुणे के दरमियान चलने वाली वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। इसमें महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन का आगाज़ हर एक के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के मुतालबे पर रेलवे के वज़ीर ने मुस्बत फैसला लिया और इससे वज़ीर आज़म के हाथों को नाफिज किया गया। नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। पिछले समय हमने रेलवे मंत्री जी से मांग की थी, रेलवे मंत्री जी ने सकारात्मक उसमें निर्णय लेने की बात कही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के हाथों से आज वो निर्णय कार्यान्वित हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। 881 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रायसेन जिला के उमरिया गांव में 1800 करोड़ रुपए की लागत से BEML की रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड यानी BEML के इस यूनिट में मुसाफिरों को कोचेज, मेट्रो कारों, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, वंदे भारत ट्रेन सेट्स और तेज़ रफ्तार रेल सिस्टम के लिए डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग और टेस्टिंग की सहूलियात होंगी। इस दौरान वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव, मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान भी प्रोग्राम में मौजूद थे। इसी वक्त मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए
ब्रह्मा यानी BEML रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि यह काम 2 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। BEML आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट यहां स्थापित कर रही है। यहां रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहां पर बनाए जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर यह काम पूरा होकर रहेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद उन्होंने ये मान लिया था कि भारत खामोशी से बैठ जाएगा। वज़ीर आज़म ने अहद किया था कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमने अज़्म किया था कि हम उनको उनका धर्म पूछकर नहीं बल्कि उनका कर्म देखकर मारेंगे और हमने उनके कर्म देखकर उन्हें मार गिराया। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, धर्म पूछकर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो? हम लोग धर्म किसी का पूछकर किसी की हत्या नहीं कर सकते, हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे, हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस प्लांट के क़याम से खित्ते की तरक्की के साथ साथ हज़ारों लोगों को बराह रास्त और बिलवास्त रोज़गार मिलेगा। ने भारत सरकार को, हमारे रक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 1800 करोड़ रुपए का ये संयंत्र लगेगा जिसमें मेट्रो हो, वंदे भारत हो, रेल कोच, डिजाइनिंग, कई काम होंगे। 2000 लोगों को डायरेक्ट और इससे कई गुना ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। रक्षा मंत्री को, भारत सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। CDS जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को तीनों फौजों के दरमियान स्ट्रेटेजिक यकजहती और हम आहंगी की अलामत करार दिया। उन्होंने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में 21वीं हाई डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स के शुरा और सीनियर अफसरान से खिताब करते हुए इस विज़न का इश्तराक किया। CDS ने टेक्नोलॉजी पर मबनी जदीद जंग से निमटने के लिए जामे सलाहियत साजी, खुद इन्हिसारी और फौजी ढांचे में होने वाली तब्दीलियों पर जोर दिया। उन्होंने दिफाई तंजीम की तरक्की, अस्करी उमूर के महकमे की कामयाबियों, तंजीमी इस्लाहात और थिएटर कमांड के रोड मैप के बारे में बताया। उन्होंने उभरते हुए कौमी सलामती के चैलेंजों से निमटने के लिए मुसलसल इस्लाहात, हम आहंगी और मुआफ़क़त की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर CDS ने स्मार्ट बाइक, पब्लिक साइकिल शेयरिंग सहूलियात का इफ्तिताह किया। इस सहूलियात को माहौल दोस्त नकलो हमल और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की जानिब से एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। बिहार में हाल ही में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के अमल को मुकम्मल करने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से निकाले गए 65 लाख वोटर की तफसीलात जारी करने के मुतालबे वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की दरख्वास्त के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल करके कहा है कि मौजूदा कवानीन के मुताबिक उसे ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए लोगों के नाम की अलहदा फहरिस्त जारी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि ज़ाब्ते के मुताबिक ड्राफ्ट लिस्ट में किसी खास शख्स का नाम शामिल न करने की वजह बताना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। कमीशन ने यह भी कहा कि ड्राफ्ट फहरिस्त की इशाअत के बाद उसमें शामिल ना होने वाले वोटरों की ताज़ा तरीन फहरिस्त सियासी जमातों को फराहम कर दी गई है ताकि उन वोटरों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जा सके और कोई हकीकी वोटर महरूम ना रहे। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए हलफनामे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हैं उनके पास अब भी ये इख्तियार है कि वो अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए डिक्लेरेशन जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने यह हलफनामा इस मामले में अर्जी गुजार
एडीआर की तरफ से दाखिल की गई नई अर्जी के जवाब में दाखिल किया है। एडीआर ने इस नई दरख्वास्त में मुतालबा किया है कि अदालत इलेक्शन कमीशन को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों के नामों की अलग फहरिस्त जारी करने की हिदायत करे। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तमाम वोटरों को सुनने और अपनी दस्तावेजात पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। जिनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं किए जा सकते उनके लिए वजूहात बताते हुए तहरीरी हुक्मनामे जारी किए जाएंगे। अलावा अजी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम अहल वोटरों के नाम हतमी वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से लगाए गए वोट चोरी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन सख्त हो गया है। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने हफ्ते को इस बात का इयादा किया कि राहुल गांधी वोट चोरी की जो भी इल्जामात आयद कर रहे हैं अगर वो दुरुस्त हैं तो उन्हें उससे मुतालिक हलफनामा देना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मुल्क से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी के संगीन इल्जामात लगाए थे। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल राहुल गांधी से भी कहा था कि वो हलफनामा दें या इसी तरह मुआफ़ी मांगें। वहीं मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के बयान को झूठ फैलाने वाले अपोजिशन रहनुमाओं के जवाब करार दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि फिजाइया के सरबराह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वजीर आजम मोदी की कुव्वत इरादी और सियासी फैसले की वजह से मुमकिन हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की सलामती के साथ समझौता करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के दौरे हुकूमत में मुल्क की सलामती से समझौता किया गया वही लोग आज ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मुल्क से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। जोर जोर से भारतीय सेना को अपमानित करना, भारतीय वायुसेना की दक्षता को प्रश्न उठाना, स्वयं काल वायुसेना मुख्य ने कहा ये इसीलिए संभव हो पाई देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति कारण, राजनीतिक निर्णय के कारण, जिन्होंने लंबे समय तक देश में शासन की जिम्मे में रहते हुए देश की सुरक्षा को समझौता किया था, वही लोग आज ज्यादा वायुसेना प्रमुख की उत्तर के साथ साथ वो प्रमाण ढूंढ रहे थे। हमने कहा क्या कर पाया, हमारी गिर गया। युद्ध में मैंने पहले भी कहा था युद्ध एक तरफा नहीं होता, युद्ध में क्या खोए ये महत्व नहीं रहता है। तलवार कितने खोए, टैंक कितने खोए, विमान कितना खोए ये विषय नहीं है, जीते कि नहीं जीते। इस बार हमने पड़ोसी को, आक्रांत को हमने करारा जवाब दिया, जिसकी पुष्टि काल वायुसेना प्रमुख ने किया। राहुल गांधी जी को देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के वोटर लिस्ट पर इलेक्शन कमीशन के सवाल पर जवाबी हमला किया है। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस लीडर और इंडी इत्तेहाद पर सख्त हमला किया है। बीजेपी लीडर ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पुरअमन गलत इल्जामात लगा रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी, a perpetual youth of Indian politics who is consistently demeaning and degrading all the constitutional institution, a new avatar of Goebbels, is now trying to put forth his frustration of losing power by making an unnecessary, uncalled for and totally false allegation on Election Commission. भारत के रमेश बोधियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में मर्दों के ओपन जुमरे में कांसे का तमगा जीता। इस जीत के साथ वो इस मुकाबले में तमगा जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। बोधियाल हफ्ते को इस मुकाबले के मेडल राउंड तक पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और नाज़रीन, इसके साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।